उस टाइम पे जितने मुजाहिदीन रिक्रूट हुए थे उन सबका डेटाबेस था इनके पास, और इसी के नाम पे बना था अलकायदा, जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। यूएस ने पाकिस्तान से बात करके जितने मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही मोटा पैसा भी मिला, जिसकी वजह से मुजाहिदीन पहाड़ों में से छुप के इनके एयरप्लेन बैठे बैठे ही उड़ा रहे थे। एक था सऊदी अरेबिया का यंग मिलेनियर ओसामा बिन लादेन, दूसरा था अब्दुल अजम और तीसरा था अहमद खर्द। ये तीनों पाकिस्तान के पेशावर में पहुंचते हैं। पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब, और इसी से इस विंग का नाम पड़ा तालिबान। और ये जो मुल्ला उमर, तालिबान के जो बाकी लीडर थे, ओसामा बिन लादेन, ये सब अफगानिस्तान के अंदर ही भाग के छुप जाते हैं। नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उन इंसिडेंट्स को कवर अप किया था। देखिए, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी सुपर पावर होगी जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा करने का ना सोचा हो, लेकिन कोई भी सुपर पावर आज की डेट तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया भर की जो सुपर पावर है उनकी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में आके ढेर हो जाती है, और यूएस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसको ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को अफगानिस्तान में भेजना पड़ा, जो बाद में जाके उनके लिए सिरदर्दी बना। और अफगानिस्तान में तो ऐसे कोई खास रिसोर्सेज भी नहीं है, बंजर जमीन है, दूर दूर तक पहाड़ है, लेकिन उसके बाद भी यूएस और रशिया ने लाखों डॉलर लगा के इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको खाली हाथ क्यों वापस जाना पड़ा। तो इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1839 में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और रशियन एम्पायर दोनों अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर में ये जो अफगानिस्तान को लेके उठापटक चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। बात इतनी आगे बढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी धाक जमाने के लिए 16,500 लोगों की आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी, लेकिन सिर्फ कुछ ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर एक ब्रिटिश सोल्जर को मार दिया था। अब देखिए, ईयर 1933 में अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं जहीर शाह, और यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबल था। जहीर शाह ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन किया। जब आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई थी, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना और 2 हाउसेज भी बने। और किंग जहीर शाह के एक कजन थे दाऊद खान, जिन पे इनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, तो इन्होंने दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उस टाइम पे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना, पार्लियामेंट के हाउसेस बनाना, ये सारी चीजें जहीर शाह कर तो रहे थे, लेकिन सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। होता वही था जो जहीर शाह कहते थे, जिसका लोग दबी आवाज में विरोध भी करते थे। अब देखिए, ईयर 1973 आता है और एक दिन अचानक से जहीर शाह की तबीयत खराब हो जाती है, और तब तक अफगानिस्तान में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, तो उनको अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाना पड़ा। अब जहीर शाह के इटली जाते ही इनके जो भरोसेमंद कजन थे दाऊद खान, इन्होंने 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ली। ये जो तख्ता पलट हुआ था, इसमें आर्मी और पब्लिक दोनों ने ही दाऊद का सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान की आम जनता भी यही चाहती थी कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए, जिससे लोगों के हाथ में पावर आए, क्योंकि वो लोग भी राजशाही से परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने दाऊद खान जो थे उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। अब जाहिर शाह को इटली में ये चीज पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, और अगर वो वापस गए तो उनको मार दिया जाएगा, इसलिए वो इटली में ही एग्जाइल ले लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। अब इसके बाद दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन यहां भी वो एक गलती कर देते हैं। वो डेमोक्रेसी तो इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो अफगानिस्तान की आम जनता होती है उसको फिर से चीटेड लगने लगता है कि ये तो सेम चीजें हो गई। और इसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, जिससे लोग और परेशान होने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दाऊद जो थे वो सिर्फ बड़ी सिटीज में ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, और जो छोटे कस्बे थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और छोटे कस्बों की जो जनता थी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उनको लगने लगा कि इससे बढ़िया तो जहीर शाही थे। दाऊद खान की ये सारी चीजें देख के और इन सब चीजों से परेशान होकर अफगानिस्तान के कई सारे ग्रुप्स मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीडीपीए। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थी, और यूएसएसआर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी को हर तरीके से सपोर्ट करता था। तो पीडीपीए को भी रशिया से सपोर्ट मिला, और जब अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो पीडीपीए और पॉपुलर होती गई। ये चीज दाऊद खान को भी समझ में आई, तो उन्होंने पीडीपीए को दबाने की कोशिश की, और पीडीपी के एक बहुत ही बड़े लीडर मीर अकबर खैबर को भी मरवा दिया उन्होंने। पीडीपीए जो पार्टी थी, इनके लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया गया, और इसके बाद जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दाऊद खान के कंट्रोल से सारी चीजें बाहर जाने लगी, और पीडीपीए जो पार्टी थी उसको दाऊद गवर्नमेंट के कुछ
बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से पीडीपीए पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही पावरफुल हो गई थी। और इसके बाद डेट आती है 27 अप्रैल 1978। इस डेट को दाऊद खान और उनकी फैमिली को मार दिया जाता है। फिर से तख्ता पलट होता है और पीडीपीए अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेती है। नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। नूर मोहम्मद यूएसएसआर के फेवरेट थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काफी सपोर्ट करते थे। जैसे कम्युनिस्ट किसी गॉड को नहीं मानते थे, तो नूर भी इस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते थे। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पे नूर ने मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म स्टार्ट किया। फीमेल्स को एजुकेशन अलाउड हुई, फीमेल्स ओपनली रोड पे भी घूम सकती थी, फैशन कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी। ये जो फुटेज आप अभी देख रहे थे, ये सारी उस टाइम की ओरिजिनल फुटेज है। इस पर्टिकुलर टाइम में नूर ने अफगानिस्तान के अंदर एजुकेशन कंपलसरी कर दी, सिलेबस में से रिलीजियस एजुकेशन को हटा दिया, मैरिज की मिनिमम एज बढ़ा दी, जबरदस्ती जो मैरिज की जाती थी उसको बैन कर दिया, वर्क फोर्स और पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की, रिलीजियस लीडर का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया और रिलीजन का पब्लिक डिस्प्ले तक बंद कर दिया। नूर यहां पे भी रुकते नहीं है, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आके वो लैंड रिफॉर्म भी लेके आते हैं, जिसमें यह था कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है वो उनको देंगे जिनके पास जमीन कम है, और लोगों में इक्वालिटी के लिए जो डेट था एग्रीकल्चर को लेके वो भी उन्होंने माफ कर दिया। ये सारी चीजें जो नूर कर रहे थे, इसकी वजह से नूर मोहम्मद गवर्नमेंट के अपोज में जो लोग थे वो कहने लगे कि गवर्नमेंट तो ट्रेडिशनल अफगान वैल्यूज को सीधे सीधे चैलेंज कर रही है और एक तरह से यूएसएसआर की चमचागिरी कर रही है। अब ये सारी चीजें देख के अफगानिस्तान के जो बड़े लैंड ओनर्स थे, ट्रेडिशनल लोग थे और रिलीजियस लीडर थे, वो गवर्नमेंट का अपोज करने लगते हैं। गवर्नमेंट ने इन लोगों को अपनी पूरी पावर से दबाने की कोशिश भी की। लड़ाई काफी बड़ी और अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस लड़ाई को अफगानिस्तान में कहा जाने लगा कि ये लड़ाई इस्लाम को डिफेंड करने की लड़ाई है, और जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ अपने एरिया में लड़ाई लड़ रहे थे, इनको मुजाहिदीन बोला जाने लगा। बाय डेफिनेशन मुजाहिदीन उनको बोला जाता है जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा जो अभी आप आगे रिलेट कर पाओगे कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों में गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप्स थे, जिनमें से कुछ को इस्लामिक स्कॉलर्स लीड कर रहे थे, कुछ को लोकल लीडर्स और कुछ को स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। तो इन सब ग्रुप्स को कलेक्टिवली मुजाहिदीन बोला जाने लगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे आपको समझने में आसानी होगी। इन मुजाहिदीन के साथ ट्राइबल लीडर्स और मिलिट्री के भी कुछ लोग जुड़ गए थे। सबका कॉमन एम था पीडीपीए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराना। पीडीपीए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नूर मोहम्मद तारिकी पीएम थे और हफीजुल्ला अमीन ये फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी पीएम थे। लेकिन यूएसएसआर को हफीजुल्ला अमीन अनरिलायबल लगते थे। यूएसएसआर जितना नूर मोहम्मद पे ट्रस्ट करता था उतना अमीन पे नहीं करता था। इनफैक्ट उस टाइम पे रूमर्स भी थे कि अमीन जो है वो यूएस की सीआईए के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद 20 मार्च 1979 में नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं, जहां पे यूएसएसआर इनको समझाता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर अमीन यूएस के सीआईए से मिले हुए हैं और आप इनको अपनी मिनिस्ट्री से हटा दो। साथ में यूएसएसआर ये भी समझाता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, आप ये जो सोशल रिफॉर्म ला रहे हो अफगानिस्तान में, इनको थोड़ा कम कर दो। नूर मोहम्मद यूएसएसआर को अश्योर करते हैं कि वो वापस लौट के अमीन को हटा देंगे। इसमें कहा जाता है कि ये बात सीआईए को पता चल जाती है और सीआईए अमीन को बता देता है, और जैसे ही नूर यूएसएसआर के दौरे से वापस आते हैं, अमीन जो थे वो एयरपोर्ट पे ही पहुंच के नूर और उनकी फैमिली को मार देते हैं और खुद पीएम बन जाते हैं। जैसे ही ये बात यूएसएसआर को पता चलती है, यूएसएसआर को समझ में आ जाता है कि अब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ तो पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह पे मुजाहिदीन खड़े हुए थे और दूसरी तरफ उनके हिसाब से चलने वाला पीएम जो था उसको भी मार दिया गया था। ये सिर्फ एक मर्डर ही नहीं था बल्कि यूएसएसआर को डायरेक्ट चुनौती थी, और इसके ऊपर से यूएसएस का जो सपोर्टेड पीएम था वो अब अफगानिस्तान में आ गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये श्योर हो गया था कि अफगानिस्तान में चीजें अब यूएस के हिसाब से चलने लगेंगी, और इन सब रीजन की वजह से यूएसएसआर 24 दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में हजारों की आर्मी के साथ काबुल में घुसता है और अफगानिस्तान के मेजर एरिया पे पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ले लेता है। इसके साथ साथ अमीन को मार दिया जाता है और यूएसएसआर फिर से अपने हिसाब से चलने वाला अफगानिस्तान में लीडर बना देता है, जिसका नाम था बराक करमाल। जब पूरी दुनिया इस चीज को लेकर यूएसएसआर को क्रिटिसाइज कर रही थी, तो यूएसएसआर कहता है कि हमने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद की है एक्सट्रीमिस्ट से निपटने के लिए। इस चीज को देख के अफगानिस्तान की आम जनता भी भड़क गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग यूएसएसआर से बदला लेने के लिए मुजाहिदीन बन रहे थे। इसी के साथ साथ यूएस की भी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था, तो यूएस भी खुश नहीं था। यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अफगानिस्तान ये जो किया है
यूएस पर्शियन गल्फ रीजन में यानी कि अफगानिस्तान में, इससे यूएस को भी खतरा है और यूएस अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा, चाहे मिलिट्री क्यों ना उतारनी पड़ जाए। और फिर यहां से एंट्री होती है यूएस की। देखिए, एशिया के अंदर यूएस के दो ही साथी थे, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरेबिया। और रशिया अगर अफगानिस्तान पे भी अपना इन्फ्लुएंस बना लेता तो पूरे एशिया में यूएस कभी अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाता। इसलिए यूएस के लिए अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रोकना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब अगर यूएस डायरेक्ट अफगानिस्तान में घुसता तो यूएसएसआर और यूएस डायरेक्ट वॉर में आ जाते। वो यूएस नहीं चाहता था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। यूएस ने कई सारी इस्लामिक कंट्रीज को यूएसएसआर के खिलाफ किया, यह कहकर कि ये रिलीजन पे अटैक है। और अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको यूएस ने हर तरीके से बहुत ही भारी सपोर्ट किया। यूएस ने पाकिस्तान से बात करके जितने मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही मोटा पैसा भी मिला। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से यूएस ने उस रीजन में मदद ली। यूएस के सीआईए ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर मकदब अल खिदामत, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाई और उस पूरे रीजन में लोगों से कहा कि ये एक होली वॉर है, इसमें सबको आना चाहिए। और काफी लोग इस लड़ाई को लड़ने आए भी, जिसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आए। एक था सऊदी अरेबिया का यंग मिलेनियर ओसामा बिन लादेन, दूसरा था अब्दुल अजम और तीसरा था अहमद खर्द। ये तीनों पाकिस्तान के पेशावर में पहुंचते हैं और डायरेक्ट तो ये फाइट में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पर फाइनेंशियल मदद और स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करते हैं। और जितना भी मुजाहिदीन का रिक्रूटमेंट होता था ये सारी चीजें देखते थे। इन तीनों के पास उस एरिया का हर डेटा था। आप ये जो अल कायदा का नाम सुनते हो, इसका मतलब होता है द बेस। उस टाइम पे जितने मुजाहिदीन रिक्रूट हुए थे उन सबका डेटाबेस था इनके पास और इसी के नाम पे बना था अल कायदा। वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो भी इसमें यूएस को सपोर्ट कर रही थी और इसके साथ साथ उस टाइम पे जितनी भी मूवीज आती थी उसमें मुजाहिदीनों को हीरो दिखाया जाता था ताकि यंग जनरेशन और इन्फ्लुएंस हो। जैसे 1987 में अब देखिए, यूएसएसआर आर्मी पावरफुल तो थी, लेकिन अफगानिस्तान का जो रीजन है वो काफी पहाड़ों वाला है और वहां एक्सट्रीम वेदर होते हैं, जिससे यूएसएसआर आर्मी को काफी दिक्कत हुई और अचानक से कहीं से भी मुजाहिदीन उन पे अटैक कर देते थे। प्रॉपर गुरिल्ला वॉर चलती थी उस एरिया में। मुजाहिदीन पूरी तरीके से उस एरिया से वाकिफ थे, लेकिन यूएसएसआर आर्मी को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अफगानिस्तान के अंदर एयरफोर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज था यूएसएसआर के पास, लेकिन यूएस ने मुजाहिदीनों को लेटेस्ट वेपन स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे दी, जिसकी वजह से मुजाहिदीन पहाड़ों में से छुप के इनके एयरप्लेन बैठे बैठे ही उड़ा रहे थे। इन सारी चीजों से यूएसएसआर को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। यूएसएसआर ने 10 साल तक लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद 1988 में उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना शुरू कर दिया। 15 फेब 1989 को सारी फोर्सेस वापस चली गई थी यूएसएसआर की। ये एक बहुत ही शर्मनाक हार थी यूएसएसआर के लिए। अब यूएसएसआर तो अफगानिस्तान से हार के वापस जा चुका था, लेकिन अब अफगानिस्तान चलाएगा कौन, इसको लेकर दिक्कत आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, ये पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग ग्रुप्स और कबीले थे। तो ये ग्रुप्स अफगानिस्तान पे रूल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसको लेकर 1992 में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स के जो लीडर थे उन्होंने पाकिस्तान का जो पेशावर है वहां पे मीटिंग की और अफगानिस्तान में पावर किस तरीके से शेयर होगी, कौन क्या देखेगा, इस पे एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसको पेशावर अकॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी आगे चल के काफी दिक्कत हुई, क्योंकि जिसको कम पावर मिली उसने इस अकॉर्ड को मानने से ही मना कर दिया, जिससे अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो गई और फिर से अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन, केओस, लॉलेसनेस, कई सारी कंडीशन पैदा हो गई। अभी जितने मुजाहिदीन के ग्रुप थे इसमें से एक ग्रुप था स्टूडेंट विंग का, जिसके अंदर रिलीजियस स्कूल और मदरसों के स्कॉलर्स थे। मुजाहिदीन का ये ग्रुप सबसे मजबूत था, जिसको तैयार किया गया था यूएसएसआर से लड़ने के लिए। एक्चुअली पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब और इसी से इस विंग का नाम पड़ा तालिबान। इस ग्रुप के अंदर एक बहुत ही फेमस और तेज बंदा था मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसने यूएसएसआर से लड़ते समय उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान किया था। इसी लड़ाई में एक बॉम्ब फटने की वजह से उसकी एक आंख भी चली गई थी, जिसको लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते थे। तो ये जो मुल्ला उमर था यही इनका हेड बनता है। मुल्ला उमर की पावर इतनी ग्रो हो जाती है कि 1996 में उसने 1500 रिलीजियस लीडर्स के सामने, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी था, होली क्लॉक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पहन लिया, जिसको हिंदी में लबादा भी कहते हैं। ये क्लॉक 250 साल से किसी ने भी नहीं पहनी थी और इसको पहनते ही वो अफगानिस्तान में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर बन जाता है। और इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर शरिया लॉ इंप्लीमेंट करता है, जिसमें यह था कि औरतें बिना मेल के बाहर नहीं निकलेंगी, म्यूजिक, मूवी, टीवी बैन होंगे, वेस्टर्न एजुकेशन की बजाय रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, चौराहे पे फांसी देना, 1500 साल पुराना बमियान में बुद्धा जी का एक स्टैचू था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, उसको तोड़ दिया जाता है ताकि कोई और धर्म का स्टैचू ना रहे। पीडीपीए का जो करंट पीएम था उसको चौराहे पे मार के लटका दिया जाता है। ये वो टाइम था जिसको सोच के लोग आज भी डरते हैं। इन भी यूएसए के खिलाफ हो जाता है। ओसामा के यूएसए के खिलाफ होने के बहुत सारे रीजन थे, जैसे सऊदी अरेबिया में जो यूएस मिलिट्री घुस रही थी, ओसामा उसके खिलाफ था। यूएस ने सूडान
के अंदर भी उसामा के ऑपरेशन बंद करवा दिए थे, और भी बहुत रीजन थे उसामा के यूएस के खिलाफ होने के। वो आप लोग कहोगे तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वरना टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो उसामा बिन लादेन के मुल्ला उमर से काफी अच्छे रिलेशन थे। अब क्योंकि उसामा को सूडान से निकाल दिया गया था, तो मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के लोगों को और उसामा को जगह दी। 9/11 की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से यूएस बौखला गया था और तुरंत वॉर ऑन टेरर स्टार्ट कर दी थी। 9/11 की प्लानिंग उसामा ने अफगानिस्तान से की थी और उसामा वहीं पे रह रहा था। तो यूएस ने तालिबान से कहा कि बहुत हो गया, आप उसामा को हमें दे दो और अल-कायदा का जो पूरा नेटवर्क है वो अफगानिस्तान के अंदर से खत्म कर दो। और मुल्ला उमर इसके लिए मना कर देता है। मना करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। एक तो उसामा बिन लादेन ने यूएसएसआर की जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें मुल्ला उमर की बहुत सारी मदद करी थी। दूसरा, इससे पूरे अफगानिस्तान में ये मैसेज जाता कि तालिबान यूएस के सामने झुक गया तो उसका लोकल सपोर्ट भी कम हो जाता। और पश्तो में ये भी कहा जाता है कि मेहमान को किसी और को हैंडओवर नहीं करते। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान का मेहमान था तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था। यहां तक कि तालिबान ने यूएस से उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत भी मांगे, जिनको देने से यूएसए ने बिल्कुल मना कर दिया। तो जब सबूत नहीं दिए तो अफगानिस्तान ने भी यूएस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। 11 सितंबर को यूएस पे अटैक होता है और यूएस एजेंसी तुरंत एक्टिव हो जाती है। यूएस ने राइट अवे तालिबान से बात की और जब बात नहीं बनती है तो उसके नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी नेटो एलाइज के साथ मिलकर यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। शुरू में यूएस ने तालिबान और अल-कायदा के मेजर इलाकों में सिर्फ एयर स्ट्राइक करी, जमीन पे अपने सोल्जर्स नहीं उतारे थे और उनके सप्लाईज वगैरह सब बंद कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसके कुछ दिन बाद एयर स्ट्राइक बंद होती है और यूएस और उसके साथी देश की स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजी जाती हैं, जिसमें यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और ब्रिटिश की एसएस थी। 7 अक्टूबर को अटैक स्टार्ट होता है और 9 नवंबर को ये लोग तालिबानियों के गढ़ मजर ए शरीफ सिटी एक है उसको कैप्चर करते हैं। उसके 4 दिन बाद 13 नवंबर को यूएस अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटा देता है और उसके नेक्स्ट मंथ ही अफगानिस्तान की मेजॉरिटी एरिया जो थे कंधार वगैरह, यूएस उस पर कंट्रोल ले लेता है। और ये जो मुल्ला उमर, तालिबान के जो बाकी लीडर थे, उसामा बिन लादेन, ये सब अफगानिस्तान के अंदर ही भाग के छुप जाते हैं और एक तरीके से एक अनसेट कम्युनिकेशन में तालिबान को डिफीटेड मान लिया जाता है। लेकिन यूएस मेनली जिस चीज के लिए आया था, यानी कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने, उसको पकड़ने, वो नहीं हो पाया था। अब यूएस का अफगानिस्तान में आने का एक ही गोल था और वो था अल-कायदा को खत्म करना और उसामा बिन लादेन को पकड़ना। लेकिन उसामा उनकी रीच से बिल्कुल बाहर था। उसामा बिन लादेन को तो यूएस ढूंढ ही रहा था, लेकिन साथ साथ में दिसंबर 2001 में यूएस ने अपने हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट एक अफगानिस्तान में बना दी। प्रॉपर इलेक्शन हुए और हामिद करजाई को 55.4% वोट मिले और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ये पूरा प्रोसेस यूएस ने करवाया और यूएस के हिसाब से ही प्रेसिडेंट भी चलते थे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में तालिबान के लोगों को अलग रखा गया। हालांकि पूरी दुनिया में लोगों ने यह कहा कि यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी वहां के सिटीजन ही है, लेकिन यूएस नहीं माना और ये चीज आगे चल के फिर से यूएस को नुकसान देती है। सेम ईयर 2003 में यूएस ने इराक पे इन्वेड कर दिया और यहां से यूएस का जो फोकस था वो 2 जगह पे शिफ्ट हो गया था और उसामा जिसने 9/11 करवाया था वो अब तक नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही यूएस का फोकस इराक की तरफ जाता है, तालिबान फिर से यूनाइटेड होने लगते हैं। पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है जिसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया FATA कहते हैं। यहां पे तालिबान फिर से इकट्ठा होकर यूएस के खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं। मुल्ला उमर जो काफी टाइम से छुपा बैठा था, उसके भी स्टेटमेंट बाहर आने शुरू हो जाते हैं और इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान IMU और अल-कायदा से अलायंस करके अपनी तैयारी बहुत ही तेजी से शुरू कर दी यूएस के खिलाफ। दूसरी तरफ जो यूएस ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी, कहा जाता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसा खाने में लगे हुए थे। डेवलपमेंट के नाम पे हर सरकारी अफसर ये टारगेट कर रहा था कि यूएस से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया जाए। कोई काम नहीं हो रहा था। इस चीज को तालिबान ने लोकल लोगों में और फैलाया, काफी अच्छे से प्रोपेगेट किया, जिससे जो लोकल जनता थी उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा था। अब इसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे वापस से अफगानिस्तान का एरिया लेना चालू कर दिया। अब आप कहोगे कि जब तालिबान ये सब एरिया ले रहा था तो यूएस उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो तो उनको रोक सकता था। देखिए, यूएस की आर्मी का फोकस इराक में था और जो आर्मी अफगानिस्तान में लगी थी वो सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि आर्मी सिर्फ मेन सिटीज में सिक्योरिटी देख रही थी। तो तालिबान ने क्या किया कि जो पिछड़े इलाके जहां पे यूएस की आर्मी नहीं थी, वहां पे वापस से कब्जा स्टार्ट कर दिया और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, उसके पैरेलली एक अपनी शैडो गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यूएस के लिए ये थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर सील नहीं था। तो यूएस अगर अटैक करता भी था तो तालिबानी पाकिस्तान में चले जाते थे और पाकिस्तान की जमीन पे यूएस अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे यूएस को समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने एलाइज की मदद ली। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, इन सब ने भी अपनी आर्मीज भेजी। कनाडा की
जो आर्मी थी वो कंधार में भेजी गई, यूके की आर्मी अफगानिस्तान के हेमलैंड प्रोविंस में भेजी गई। अब देखिए यूएस और नेटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन इनसे गलतियां भी बहुत हुई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी वो इनके खिलाफ होती जा रही थी डे बाई डे। मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया जिससे अफगानिस्तान सिटीजन की डेथ हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी की तो वहां पे यूएस आर्मी ने 20 सिविलियंस को मार दिया। ऐसे ही मार्च 2007 में शिनवर जो है वहां पे यूएस आर्मी पे तालिबानियों ने हमला किया। वहां पे भी यूएस आर्मी ने क्या किया, सिविलियंस पे गोली चला दी, 12 सिविलियंस मारे गए। सितंबर 2009 में कुंडुज में तालिबानियों ने 2 ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में नेटो ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिसमें 179 लोग मारे गए और इसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस थे। और जब बाद में सिविलियंस का पता चला तो जर्मनी को आखिरी में आके विक्टिम की जो फैमिलीज थी उनको $5,000 कॉम्पनसेशन देना पड़ा। 2008 में हस्का महीना में यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था, जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। ये सारी चीजें तो चली रही थी। फिर आता है जुलाई 2010, जिसमें विकीलीक्स ने अफगान वॉर से रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट के 90,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। इसमें से कई डॉक्यूमेंट से पता चला कि कैसे नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उन इंसिडेंट्स को कवर अप किया था। इसकी वजह से दुनिया भर में अफगानिस्तान में यूएस इन्वॉल्वमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी उनको ये लगने लगा कि यूएस आर्मी जो है उनके मन में अफगानिस्तानी लोगों और उनके कल्चर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये सारी चीजें जब डे बाय डे बढ़ रही थी तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो लोग थे, कुछ मिलिट्री में भी जो थे, वो यूएस के अगेंस्ट में हो गए थे। इनफैक्ट यूएस आर्मी के लिए ये भी दिक्कत शुरू हो गई थी कि चलते चलते आम जनता भी उन पे अटैक कर देती थी, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि यूएस और उसके एलाई कंट्रीज अफगानिस्तान में कर क्या रहे हैं। ओसामा को पकड़ने आए थे और तालिबान से लड़ाई लड़ रहे थे, और तालिबान की लड़ाई वो उनकी लड़ाई नहीं थी। अफगानिस्तान में तो फिर भी यूएस का लड़ने का रीजन था, लेकिन इराक के अंदर तो लोग फिर भी क्वेश्चन कर रहे थे कि वहां पे क्यों हमला किया। इसका मतलब था कि जो भी ऑपरेशन होंगे अफगानिस्तान के अंदर उसमें यूएस और यूके लीड नहीं करेंगे, वो यूएस ऑपरेशन में सिर्फ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर 2020 आता है और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान से बातचीत करने का ऑफर किया और तालिबान और यूएस के बीच में 29 फरवरी 2020 को दोहा में एक एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर रखा जाता है। यह एग्रीमेंट सिर्फ तालिबान और यूएस के बीच होता है। इस एग्रीमेंट का मेजर पॉइंट था कि नेटो अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर चला जाएगा, अपनी फोर्सेस वापस ले लेगा, तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा, अपना लैंड यूज नहीं करने देगा अलकायदा को। ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसको दोहा एग्रीमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ चीजें सीक्रेट रखी गई थी जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया था, और वो चीजें सिर्फ यूएस और तालिबान के बीच में ही रही, यहां तक कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तक से शेयर नहीं करेगी। आगे चल के अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि यूएस और तालिबान ने मिलकर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा जिससे हमें नुकसान हो। यह एग्रीमेंट होने के बाद यूएस आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉ करना स्टार्ट करती है और अगस्त 2021 में पूरी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के वापस चली जाती है। ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़ के भाग गए। लेकिन आम जनता को तालिबान वाला टाइम याद था, उनको डर था कि अब तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं, स्पेशली वो अफगानी लोग जो यूएस के साइड पे थे या यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान से अफगानिस गवर्नमेंट को हटा देता है और अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल गानी बरादर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया। ये सब होने के बाद तालिबान ने मल्टीपल टाइम बोला कि उनको डरने की बात नहीं है, महिलाओं को वो सारे राइट देंगे और किसी को मारेंगे नहीं और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं रखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सितंबर 2021 में तालिबान ने कहा कि वो प्राइमरी स्कूल में फीमेल्स को एजुकेशन देना चालू रखेंगे, लेकिन इसके 1 महीने बाद तालिबान ने गर्ल्स के सेकेंडरी स्कूल अटेंड करने से मना कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2022 में तालिबान ने सभी फीमेल्स की हायर एजुकेशन पे बैन लगा दिया। और अभी एक दिक्कत और है अफगानिस्तान के साथ, यूएस के बैंक्स में अफगान गवर्नमेंट के $7 बिलियन के फंड फ्रीज कर दिए गए। ये यूएस ने किया है और इनको वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पा रहा है और 70 लाख लोग भूख से मरने के कगार पे हैं। तालिबान को 2021 से अभी तक किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और दुनिया के बहुत से देशों ने कहा है कि वो तालिबान गवर्नमेंट को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और वुमेन और माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करेंगे। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर चीजें बहुत खराब चल रही हैं। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 28 मिलियन अफगानिस्तान की आम जनता को 2023 में सर्वाइव करने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सिचुएशन ऐसे ही खराब रही अफगानिस्तान के अंदर और अदर कंट्रीज ने अगर मदद नहीं करी तो काफी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि तालिबान अलकायदा से आगे चल के फिर से हाथ मिला ले। इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन नहीं हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस ला सकता है। और लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूं कि कोडिंग इन्वेडर्स पे आप एनरोल कर सकते हैं 27% का डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कूपन कोड NR27 वैलिड फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स। थैंक यू।